द ग्रेट अवेकनिंग के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सोती हुई मानवता एक कलेक्टिव जागने की कगार पे है, इस प्रोसेस में है। और जो अभी तक अगर कोई एक इंडिविजुअल जागता था, अब की बार कलेक्टिवली एक नेक्स्ट लेवल पे कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होने की संभावना है। इसके लिए हम मिल के प्रिपेयर करते हैं। इसी सीक्वेंस में इससे पिछला एपिसोड कल्पवृक्ष के ऊपर था। कल्पवृक्ष जो हमारी कॉन्शियसनेस को जगत प्रकटीकरण करता है। काफी डीप टॉपिक है। अधिकांश लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। वो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह सिंपल एक मैनिफेस्टेशन के टूल की तरह उस एपिसोड को लेते हैं। नो, इट इज मच डीपर, इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। और ये आपको उस एक गहरी नींद से जगाने में मदद करता है जिसमें ह्यूमैनिटी सो रही है। जब तक ह्यूमन सो रहा है, उसके ऊपर इस मैट्रिक्स या माया का भ्रम इतना ज्यादा है कि वो हर घटना को अपने पैदा होने से, अपने कर्म से, अपनी भाग्य से जोड़ता रहता है। वो परिस्थितियों का गुलाम है, उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकेंड लेवल में जब वो जागना शुरू करता है, तब वो जानता है कि मेरी चेतना इसको क्रिएट कर रही है। जो कुछ भी रियलिटी प्रकट हो रही है, मैं एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, मेरी चेतना उसको प्रकट कर रही है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये एक अवेकनिंग प्रोसेस का हिस्सा है। आध्यात्मिक जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी जर्नी के आखिरी स्टेप में वो कंप्लीटली एक साधक जानता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। उपनिषद के जो चार वाक्य हैं, चार महावाक्य, गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो गुरु शिष्य को बताता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। हमारे समय में निसर्गदत्त महाराज जी की टीचिंग में उनकी किताब का ही नाम है आई एम दैट। महर्षि रमन की टीचिंग हु एम आई, सिर्फ 32 पेजेस की किताब है। गुरु शिष्य को बताता है मैं वही हूँ। सेकंड वाक्य भी है तत्वमसि, तुम भी वही हो। इसका बोध आध्यात्मिक जर्नी है। तो फर्स्ट लेवल पे साधक जो बिल्कुल नहीं जानता, उसके ऊपर मैट्रिक्स कंट्रोल कर लेती है। उसके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को वो एक्सपीरियंस करता है। फिर उसका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस संदर्भ में हमारा जो लास्ट एपिसोड था कल्प वृक्ष वाला, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख सकते हैं। दैट वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कल्प वृक्ष कैसे काम करता है। आप स्वयं एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उसमें जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपके लिए प्रकट हो रहा है। मे बी विद डिफरेंट, मे बी विद स्लाइटली टाइम लैग, लेकिन आपके द्वारा ही क्रिएट हो रहा है। इसी सिद्धांत को आज हम और गहराई में समझेंगे, जो हमें जागने में, हमारी इंडिविजुअल जर्नी के लिए और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए हेल्प करेगा। रियलिटी प्रकट होती है, कैसे प्रकट होती है? स्मॉलेस्ट, अगर हम एटम को पहले स्मॉल मानते थे, जब तक हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उसको नाप सकते थे छोटे से छोटा, दैट वाज एटम। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम नाप सकते हैं, फोटोन, उससे छोटा, जितना भी छोटा नापने की हमारी अब तक के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कैसे धरती पे प्रकट होते हैं। फिजिक्स अनेक प्रश्नों के जवाब देना में असमर्थ हो गई। फिजिक्स मटेरियल की बात करते हैं, जो कुछ भी धरती पे फिजिकल है उसको जो विज्ञान है फिजिक्स, जब वो अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाई कि कैसे ये प्रोड्यूस हुआ, फॉर एग्जाम्पल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत वहां पे शुरू हुए। जैसे जहां पर हठ योग खत्म होता है वहां पे क्रिया योग शुरू होती है, ऐसा बिहार स्कूल ऑफ योगा के परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी ने बताया। ऐसे ही फिजिक्स जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाई, वहां से क्वांटम फिजिक्स शुरू हुई। क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि जो स्मॉल पार्टिकल है उसका बिहेवियर जब ऑब्जर्वर की कॉन्शियसनेस उसमें पड़ती है तो बदल जाता है। वो एनर्जी की तरह है, वेव्स की तरह उसका बिहेवियर है। लेकिन जब उसमें ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस उसको ऑब्जर्व करती है तो उसका बिहेवियर पार्टिकल का हो जाता है।
इमीडिएटली बिहेवियर चेंज हो जाता है फ्रॉम वेव्स टू पार्टिकल। अगर हम इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रूप में देखें, जो कि बहुत फेमस है, अगर फोटॉन्स पे जो पास हो रहे हैं दो स्लिट से, अगर उनके बीच में ऑब्जर्वर है, इट डजेंट मैटर वो ऑब्जर्वर स्लिट के पहले है या स्लिट के बाद है, उस उनका बिहेवियर अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो वो वेव्स का होगा, अगर ऑब्जर्वर है तो उनका बिहेवियर पार्टिकल का हो जाएगा। हर चीज जो फिजिकल है, उनके लिए जो पार्टिकल हैं, उनका क्रिएशन इसी थ्योरी से होता है। क्वांटम फिजिक्स मानती है कि एक क्वांटम फील्ड है, इट्स लाइक वेव्स, हर चीज वहां पे वेव्स में है। उसमें ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस जब जाती है तो वहां पे एक पार्टिकल का निर्माण होता है। हमारा पूरा जगत जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं फिजिकली, ये इसी पार्टिकल का प्रकटीकरण है जो हमारे जीवन में रियलिटी बनता है। इसी सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थोड़ा सा रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मुझे दिखता है, ये जरूरी नहीं है मेरी चेतना का प्रकटीकरण हो। अगर मैं चांद को नहीं देखता या सूरज, उन्होंने चांद कहा था, वैसे अगर आप मानो चांद सूरज सितारे अगर मैं नहीं देखूं तो भी ये एग्जिस्ट करते हैं। आप आज थोड़ा सा इस पे विचार करो, इज इट ट्रू? क्या ये सच है या ये सिर्फ आपकी मान्यता है? अगर कोई सपने में है और अगर सपने से वो जाग जाए तो उस सपने के अंदर का सारा जगत एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? अगर ह्यूमन धरती पे इस समय जिस चीज को अभी एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या वो परमानेंट है, या जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो क्रिएटर है जिसने इस जगत का निर्माण किया है, जो उसका अपना जगत है, जब उसकी आंखें बंद हो जाएंगी तो ये जगत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चांद सितारे सूरज सब उसके साथ उस जगत में खत्म हो जाएंगे। ये क्वांटम फील्ड सिर्फ सिद्धांत की बात है, साइंस की बात है, या योगियों को भी इसके बारे में पता था? हमारी जनरेशन की आनंदमयी माँ ने अपने एक सत्संग में कहा, मैं और तुम देखने में दो पर्सन लगते हैं लेकिन हम दोनों एक ही हैं। मैं आप हूँ, आप मैं हो, और हम दोनों के बीच में जो गैप है वो भी मैं ही हूँ। जो अटैचमेंट या हेट जो ये पैदा होती है, ये सिर्फ हमारे डुअलिटी के सिद्धांत से पैदा होती है। आप इसको समझें, शी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस क्वांटम फील्ड। ये क्वांटम फील्ड जो इसके अंदर आनंदमयी माँ और कोई भी जगत की सारी चीजें जो भी प्रकट हुई हैं वो एक ही हैं, और उनके बीच का जो गैप है वो भी वही है। और ये गैप कहाँ से प्रकट हो रहा है? ये कॉन्शियसनेस प्रकट कर रही है। अगर इस कॉन्शियसनेस की आंखें बंद हो जाएं तो वो एक नए जगत को प्रकट कर लेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सो रहे हैं तो एक जगत है सपने का, डीप स्लीप में वो जगत डिसअपियर हो गया, कुछ नहीं बचा, और जब हम जागे तो हमारा फिर ये जगत प्रकट हो गया। कौन सा माया है? ये असली है या सपना जो एकदम असली लग रहा था या कुछ भी नहीं था? अगर इस सिद्धांत को थोड़ा सा और देखेंगे तो जब इस सपने से हम जाग जाएंगे तो वो जगत कैसा होगा? क्या वो जगत ऐसा हो सकता है जिसमें कोई बीमार ना हो, जिसमें कोई कंपटीशन ना हो, जिसमें ह्यूमन अपने पोटेंशियल को जी सके, हमारी मान्यताओं के हिसाब से जजमेंट ना हो, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरे रीति रिवाज सर्वश्रेष्ठ हैं, इसके बियॉन्ड की एक चेतना? क्या ये क्वांटम फील्ड के अंदर आपकी चेतना इसको आज स्वीकार कर सकती है? इसी क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम थ्योरी से हमारे कल्प वृक्ष के बारे में काफी कुछ हम जान सकते हैं। क्वांटम सिद्धांत में क्वांटम एंटेंगलमेंट है। अगर किसी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एनर्जी से दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो इस ब्रह्मांड में कितनी भी डिस्टेंस पे हो, अगर एक पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है,
अगर आप एक पार्टिकल का बिहेवियर जानते हैं तो दूसरे का 100% गारंटी के साथ बता सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा. दैट इज कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट. इस सिद्धांत से अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत को भी कि कोई भी चीज लाइट की गति से तेज नहीं चल सकती. क्वांटम एंटेंगलमेंट के ये सिद्धांत कल्प वृक्ष में हमारे थॉट्स के मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प करते हैं. अगर मान लो किसी भी चीज की दो संभावनाएं हैं, रिजल्ट आएगा पास या फेल. डॉक्टर ने कोई बहुत गंभीर बीमारी का टेस्ट किया, डायग्नोज किया, उसका रिजल्ट आना है बीमारी है या बीमारी नहीं है. अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट से जो धरती में हमारा कल्प वृक्ष में हम किसी एक रियलिटी को परसीव कर लें, फॉर एग्जाम्पल कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो दूसरा उसका अपोजिट अपने आप नल हो जाएगा. राइट. जब तक हमने रिजल्ट नहीं देखा, हमारे पास इस कल्पवृक्ष में इसको बदलने का सिद्धांत है. क्वांटम साइंस के इन सिद्धांतों ने अनेक गुत्थियों को समझने में और ह्यूमन चेतना को नेक्स्ट स्टेप में लाने में काफी मदद की. एक सिद्धांत है सुपरपोजिशन का. हमारी पढ़ाई में हमें जब मैं था तो ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगाते हैं और उसका एक पाथ होता है. क्वांटम साइंस कहती है कि उसका कोई भी पाथ नहीं होता जब तक वो उसको ऑब्जर्विंग कॉन्शियस नहीं होती. वो किसी भी तरह वो सुपर पोजिशन में है. जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसका वो कोई भी एक पाथ दिखा सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे चक्कर लगा रहा था. अगर इस पाथ पे चक्कर लगा रहा था तो इससे कुछ पहले यहाँ पे था, उससे कुछ पहले यहाँ पे था, उससे थोड़ी देर पहले कहीं और होगा, लेकिन वो इस साइकिल में चक्कर लगा रहा था. वेयर एज रियलिटी ये है कि वो सुपर पोजिशन में है. मान लो उसका जो फील्ड है उस फील्ड में वो कहीं भी हो सकता था या कहीं पे भी नहीं था जब तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया. इसका मतलब क्या है? आपकी रियलिटी जब तक कॉन्शियसनेस उसको ऑब्जर्व नहीं कर रही तब तक वो कुछ भी हो सकती है. उसका पास्ट कुछ भी हो सकता है. क्वांटम मैकेनिज्म टाइम के बियॉन्ड की जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में बताने में हेल्प कर रही हैं. अगर एक ही किसी पार्टिकल के दो हिस्से इस ब्रह्मांड में कितनी भी दूर हों, कितने भी लाइट ईयर दूर हों, किसी एक का बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर को 100% बता सकता है. इसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की उस थ्योरी को भी चैलेंज किया कि प्रकाश से कोई चीज तेज नहीं चल सकती. अगर एक पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम कर रहा है, मूव कर रहा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. और सुपरपोजिशन बताती है कि हर एक संभावनाएं उसमें इंक्लूडेड हैं. एक इलेक्ट्रॉन के अंदर उस कॉस्मिक बादल की तरह हर तरफ मूव करने की संभावनाएं थी जब तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया. अब इस सिद्धांत को हम अपने कल्प वृक्ष से जोड़ के देखते हैं. कल्प वृक्ष के अंदर अनंत संभावनाएं हैं. यहाँ की सारी संभावनाएं जो ह्यूमन सोच सकता है वो सब उसके अंदर हैं. समय से तेज, क्योंकि ह्यूमन लिनियरिटी में जीता है, थर्ड डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने का एक पैरामीटर समय है. अनेक डायमेंशंस में ये समय नहीं है. एक क्वांटम पार्टिकल के दो हिस्से इस ब्रह्मांड में कितनी भी दूर हों, एक का बिहेवियर इमीडिएटली विदाउट टाइम लैग वहां पे होता है. दैट मीन्स कि टाइम डज नॉट एग्जिस्ट. और ये अनंत संभावनाएं जो इस सुपर पोजिशन में हैं ये वहां पे प्रकट होती हैं. अगर ये अनंत संभावनाएं हैं तो ह्यूमन इन संभावनाओं को क्यों नहीं पा पाता? क्योंकि ह्यूमन के अंदर लॉजिकल माइंड सदियों की प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग उसको एक्सेप्ट करने से मना करती है. उसका जो थॉट मैनिफेस्ट नहीं होते. अधिकांश ये भी भ्रम है कि थॉट मैनिफेस्ट होते हैं. इसीलिए वो पॉजिटिव अफर्मेशन की कोशिश करते हैं कि हम थॉट्स को ज़्यादा कर देंगे, सुबह शाम अफर्म करेंगे तो हमारे वो थॉट मैनिफेस्ट हो जाएंगे.
थॉट और कॉन्शियस क्रिएशन में क्या अंतर है? थॉट कमी से पैदा हो रहा है। जिस चीज के पास जिस चीज की कमी है वो उसको प्रकट करने के लिए एफर्ट कर रहा है, बार बार थॉट दे रहा है। तो उसके अंदर का एक भाव कि मेरे लिए ये असंभव है या मेरे पास इसकी कमी है, यूनिवर्स इस मैसेज को रिसीव कर रहा है। इसीलिए जो क्रिएशन के सिद्धांत हैं, कॉन्शियस क्रिएशन में थॉट नहीं, अंदर का भाव, और ये मान के चलना कि एज इफ ये हो गया है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है, ये कहानी फेमस है आध्यात्मिक जगत में। एक गांव में सूखा पड़ा, कई साल तक बारिश नहीं हुई। लोग तरस गए, दाने दाने को पानी का इंतजार करने लगे। तो एक गांव में कोई सिद्ध पुरुष आए, लोग उन पर विश्वास करते थे। तो उन्होंने कहा कि इस संडे को या इस मुहूर्त में गांव के बाहर यज्ञ करेंगे और उससे बारिश होगी। पूरे गांव के लोग यज्ञ करने के लिए यज्ञ का सामान सामग्री लेके वहां पहुंचे। सिर्फ एक छोटी सी लड़की छाता लेकर आई। वो मान कर आई थी कि बारिश होगी। बाकी सब अनसर्टेन थे। यही एक जो सिद्धांत है, जो इस क्रिएशन के सिद्धांत को, कल्पवृक्ष को क्रिएट करने में आपकी रियलिटी बाधा बनता है। जो डीपर लेवल है, उसको लॉजिकल माइंड अगर बाधा है तो क्या करें? कोई भी एक ऐसी मेडिटेटिव टेक्निक जिसमें कुछ समय के लिए, फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, मे बी ओनली फॉर 1 मिनट, अगर आप अपने लॉजिकल माइंड को स्टॉप कर सकें, उस समय आप जो कुछ भी मान लेंगे कि ये मेरी रियलिटी है और उसको एक्सपीरियंस करेंगे एज इफ ये हो चुकी है, वो ब्रह्मांड में इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगी। ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत हैं। अभी तक के हमारे कंप्यूटर बिट्स में 0 1 इन ये इसके सिद्धांत पे बने हुए हैं, आप लोग को पता है। और ऐसे ही हमारा डुअलिटी का जीवन है। अच्छा बुरा, लाइट डार्क, मैस्कुलिन फेमिनिन, इन डिफरेंट एनर्जीज के थ्रू हमारा जीवन गवर्न होता है। क्वांटम सिद्धांत सुपर पोजिशन की जब बात करते हैं, देन इनके चमत्कारों को, जो आने वाले समय में ह्यूमैनिटी एक्सपीरियंस करने वाली है, आज आप सोच भी नहीं सकते। दोनों क्वांटम पार्टिकल सुपर पोजिशन में है, नाइदर जीरो नॉर वन। वो कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, जीरो या फिर वन। इस बेस पे बने हुए सुपर कंप्यूटर ने जो कैलकुलेशन करने में हमारे अब तक के एडवांस्ड कंप्यूटर को 1 सेंचुरी से ज्यादा समय लगता, वो उन्होंने सेकंड में खत्म कर दी। बिकॉज दे आर सुपर पोजिशन एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो अब प्रकट होने वाला है। ह्यूमैनिटी इस अब तक की क्वांटम की अपनी लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाने वाली है। हमारे ऋषि मुनि शास्त्र इनको समझते थे। उनका बहुत सिंपल सेंटेंस था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जो आपकी दृष्टि है वो आपकी सृष्टि है। लेकिन एनी हाउ रीति रिवाजों में ये सिद्धांत खो गया। ये सिद्धांत वापस प्रकट हो रहा है। हमारी दृष्टि कैसी है? थोड़ा सा इसको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने जीवन के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, बड़ी पुरानी पुरानी कहानियों से मेरी नानी जी की कहानी है। अब वो नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में उनका बहुत प्रभाव है। मेरी नानी जी सुनाती थी कि एक बार शंकर, शिव जी और पार्वती जी अपने नंदी के साथ जा रहे थे। तो एक गांव में किसी ने देखा, उन्होंने कहा देखो कितना हार्मोनिक पेयर है, हस्बैंड वाइफ, साथ में नंदी जा रहे हैं। थोड़ा आगे चले, एक और कोई पर्सन होगा, उन्होंने कहा देखो कैसे बेवकूफ हैं, साथ में बैल है लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा ठीक है पार्वती जी, आप बैल पे बैठ जाओ। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने कहा देखो कैसे, कैसी पत्नी है, पति पैदल चल रहा है और वो बैल के ऊपर बैठी हुई है। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, अब आप बैठ जाओ, मैं उतर रही हूँ। वो पार्वती जी पैदल चलने लगी तो आगे किसी ने कहा देखो कितना अजीब सा पति है, पत्नी पैदल चल रही है और वो ऊपर बैठा है। तो वो दोनों बैठ गए। उन्होंने कहा चलो बैल तो है पावरफुल, नंदी जी दोनों बैठ गए। आगे कहते हैं देखो कितने निर्दयी हैं,
बैल बेचारे पे बोझ डाल रखा है, दोनों चल रहे हैं और बैल बेचारा थका हुआ है। हु डिसाइड्स? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक ही घटना लेकिन अनेक लोगों की अलग अलग दृष्टि। बिल्कुल ऐसा ही हम जब शास्त्रों की किताबों को समझने की कोशिश करते हैं तो भ्रम पैदा होता है। एक ही भागवत गीता, एक ही कमेंट्री, आप 200 लोगों को देख दो और उनकी दृष्टि उनकी सृष्टि। अगर आप सृष्टि और दृष्टि के सिद्धांत को समझ सकें तो आप अपनी सृष्टि को बहुत बेटर कर सकते हैं। हम सब अपने इस जगत को अपने अंदर के जो ट्रिगर हैं उससे एक्सपीरियंस करते हैं। वो ट्रिगर क्रिएट करता है। अगर हमारा ट्रिगर अविश्वास का है, डिसट्रस्ट का है, तो हम कहते हैं हमारा वो पर्सन धोखा देगा, मेरा दोस्त मेरा भाई धोखा मिल जाता है। हम कहते हैं देखो मैं तो पहले से ही कह रहा था। लेकिन किसने क्रिएट किया वो? अगर आप इसको आज समझ सके तो पैराडाइम जो आपको सर्वाइवल मोड में रखता है, लोएस्ट कॉन्शियसनेस में रखता है, पीड़ित रोल में रखता है, आप हमेशा से इसको उबर सकते हैं। हर एक क्षण में आप ये जान सकते हैं कि आपकी दृष्टि आपकी सृष्टि को क्रिएट कर रही है। पीड़ित, जब भी आप एक पीड़ा का अनुभव करने की एक चेतना के साथ होते हैं, आप क्या क्रिएट करते हो? एक पर्सन जो आपको पीड़ा दे, एक अपराधी। अगर वो अपराध नहीं करेगा तो आपको पीड़ा कैसे मिलेगी? गॉट इट? आपकी पीड़ा को एक्सपीरियंस करने का एक ट्रिगर जिस पे आपने अभी तक काम नहीं किया है, वो एक अपराधी को जनरेट कर रहा है। आपका एक ग्रेटिट्यूड का भाव एक ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस करने के लिए आपकी जिंदगी को प्रकट कर रहा है। आनंदमयी माँ से एक बार पूछा गया कि माँ आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हूं। इट इज ट्रू। क्या आपकी कॉन्शियसनेस ये मान सकती है कि आप इस एक जीवन में मुक्त हो सकते हैं, या ये पुरानी उस कंडीशनिंग से दबी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि हजारों लाखों जीवन लगते हैं? अगर आप भी इन्हीं मान्यताओं से कंडीशनड हैं कि जागना असंभव या बहुत कठिन बात है, मैं रिकमेंड करूंगा, एक बड़ी पुरानी मूवी है गाइड, उसको थोड़ा सा देखें। बहुत सिंपल गाइड है मीडियम परिवार का। एस्पायरेशन है, इच्छाएं हैं, प्रेम में पड़ता है एक औरत के जो मैरिड है, थोड़ा बहुत उसको प्रभावित करने के लिए छोटा सा फ्रॉड करता है, जेल जाता है, जेल से रह के बाहर आता है और आखिरी में एक घटनाक्रम से वो जाग जाता है। आखिरी के सीन बहुत टचिंग है। गाँव में सूखा पड़ा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं और वो सिर्फ एक लाइन कहता है देखो दूर बारिश हो रही है, बारिश शुरू हो जाती है। दैट इज द क्वांटम। क्या आपकी कॉन्शियसनेस ये मान सकती है कि कलयुग खत्म होके नए युग की शुरुआत का समय है, जिसके बारे में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, महर्षि अरविंदो ने और अनेक लोग जो इस समय में अभी भी जीवित हैं बता रहे हैं, महसूस कर सकते हैं? या आपकी कॉन्शियसनेस अभी भी प्रोग्राम्ड है कि कलयुग 4,32,000 साल का होगा और इसको बारे में कोई नबी आएंगे, कोई अवतार आएंगे, तब वो यहाँ से मुक्ति होगी? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। क्या आपकी कॉन्शियसनेस इस तथ्य को स्वीकार कर सकती है कि बीमारियां, छोटा सा जीवन, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस करने की फील्ड हो, एक सपने में हो, और जैसे हम वीडियो गेम के अंदर गेम के नेक्स्ट लेवल में क्या प्रकट होता है हमें नहीं पता होता, लेकिन ऑलरेडी उस गेम के अंदर इंक्लूडेड है। जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हमें दिखता है। क्या आपकी कॉन्शियसनेस ये मान सकती है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर उसको एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार है? क्या एक ऐसा जगत हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बीमारी ना हो, हमारे बच्चों के लिए कंपटीशन ना हो,
क्या क्वांटम फील्ड, इसके लिए आपकी कॉन्शियसनेस रेडी है? क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत हमारी जिंदगी में और हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत प्रभावकारी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब 2 पॉइंट मेडिटेशन करते हैं, हम उसमें ब्रह्मांड में एक क्वांटम, जिसमें हमारी इस समय वर्तमान समय की कोई सिचुएशन है जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं या जिसको बदलना चाहते हैं, और हम एक डिफरेंट क्वांटम में जहाँ पे उसका बेस्ट सोल्यूशन है, उन दोनों पॉइंटों को अपनी चेतना में एंटेंगल करते हैं, इन दोनों के बीच की एनर्जी को महसूस करते हैं और छोड़ देते हैं। इन सब की हम प्रैक्टिस करते हैं अपने रिट्रीट में या हमारे चैनल में यहाँ पढ़े हुए हैं। सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है कि जब आप अपने आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका लॉजिकल माइंड बीच में थोड़ी थोड़ी दीवार बनता है। उसको शांत करने का जिनके पास तरीका है उनके लिए मोस्ट इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन जिनका लॉजिकल माइंड बीच में आ जाता है कि ये कैसे होगा, उनको वो थोड़ा सा उनको वो उनकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको आइदर स्लो करते हैं, या वो क्वांटम सिद्धांत में जो बेस्ट सोल्यूशन के बदले अपने माइंड के प्रोजेक्शन का एक सोल्यूशन रखते हैं कि यूनिवर्स में ये मेरी प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है, दोनों को अटेंगल करते हैं। इसकी वजह से रिक्वायर्ड रिजल्ट कभी कभी उनको नहीं मिलता। लेकिन जब हम रिट्रीट में सबके साथ एक फील्ड में जिसमें हम थेटा स्टेट में चले जाते हैं, माइंड की एक्टिविटी इतनी स्लो हो जाती है कि लॉजिकल माइंड ऑलमोस्ट स्लीप की स्टेट में होता है, वहां पर हम इसको क्रिएट करते हैं क्वांटम सिद्धांत से। क्वांटम मैकेनिक्स का एक और सिद्धांत टाइमलेसनेस, क्योंकि थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस चेतना को लीनियरिटी से एक्सपीरियंस करने के लिए एक फील्ड क्रिएट करती है, वेयर एज यूनिवर्स का जो असली सिद्धांत है वो मल्टी डायमेंशनलिटी है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ। मल्टी डायमेंशनलिटी में मल्टीपल, हमारा एक बीइंग मल्टीपल डायमेंशंस में है, वो मल्टीपल एक्सपीरियंसेस कर रहा है। थर्ड डायमेंशन में सिर्फ वो लीनियरिटी को परसीव कर पाने के लिए केपेबल है, उसकी माइंड की कैपेसिटीज, उसके डीएनए का डेवलपमेंट और उसको जो एक्सपीरियंस करना है लीनियरिटी में, ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन इसके बियॉन्ड की डायमेंशन में जहाँ पे सिर्फ एक क्वांटम फील्ड है और टाइमलेसनेस है, वहां पे अगर कोई एक क्वांटम फील्ड में एक क्वांटम पार्टिकल को आज अपनी कॉन्शियसनेस से ऑब्जर्व करके अपनी रियलिटी को क्रिएट करे, तो भविष्य में वो उस रियलिटी को एक्सपीरियंस करेगा। ये टाइमलाइन मेथड भी हम इसी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसको हम अपनी लाइफ में बहुत इफेक्टिवली धीरे धीरे यूज करना सीख रहे हैं। इसके मल्टीपल एस्पेक्ट भविष्य में हैं, आने वाले समय में पास्ट भी बदला जा सकता है। ये क्वांटम मैकेनिज्म बताते हैं कि अगर एक पार्टिकल को हम बिहेवियर करते हैं तो उसका जो एंटेंगलमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो बदल जाता है, या रेट्रो कॉजालिटेट के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी क्वांटम फील्ड में हैं, उनके बारे में कभी हम फिर बात करेंगे। लेकिन कम से कम इतना कि पास्ट और फ्यूचर ये दो एक ही एंटेंगल्ड पार्टिकल है। एक तरीका देखने का है कि द्रौपदी ने एक इच्छा की कि मेरे पति दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर हो, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, सुंदर हो और बुद्धिमान हो। और चूंकि अगर एक में ऐसा होना संभव नहीं है तो भी क्वांटम के लिए सब कुछ संभव है क्वांटम फील्ड में, उसकी इच्छा कि इस तरह के पति, इस तरह के 5 पति प्रकट हो गए जिनके अंदर ये बेस्ट गुण थे। इसको अब इस तरह से देख सकते हैं कि भविष्य में ये एक्सपीरियंस करने की इच्छा इस क्वांटम की ने पास्ट में इस रियलिटी का बीज डाला। दोनों एंटेंगल्ड पार्टिकल हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो वेयर इज पास्ट एंड वेयर इज फ्यूचर। अगर टाइमलेसनेस हो और सारे पार्टिकल हों तो वहां पे टाइम एग्जिस्ट ना हो तो कौन किसको क्रिएट कर रहा है? ये आपको आज ये समझने में मदद करेगा कि भविष्य में
जो कुछ प्रकट होना होता है उसका एक विचार धरती के कुछ साइंटिस्ट के मन में आता है कि ये चीज प्रकट की जा सकती है, वेयर एज उस समय की परिस्थितियां उन साइंटिस्ट को पागल समझ सकती हैं कि ये असंभव है, लेकिन उन जो भविष्य में प्रकट होना है उसको वो साइंटिस्ट किसी ना किसी तरीके से महसूस कर सकते हैं। क्या धरती में जो द ग्रेट अवेकनिंग हो रही है, क्या ये भविष्य से हमने प्लान किया है? ये दो क्वांटम पार्टिकल हैं, भविष्य जो एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ला चुका है और उसकी करने की परिस्थितियां बनाई हैं जो आज की मानवता एक्सपीरियंस कर रही है, जिसमें उसको ये मैनिपुलेशन दिख रहा है। और मैनिपुलेशन भी इतना डीप कि ह्यूमन बायोलॉजी को अनेक तरीके से इस कदर इन्फ्लुएंस कर दिया जाए कि ह्यूमन ह्यूमन ना रह सके, ह्यूमन ऑर्गेनिक ना रह सके, उसकी हर चीज कंट्रोल की जा सके, उसमें मल्टीपल चिप्स एंड सो ऑन, और उसको कंट्रोल और नियंत्रण में किया जा सके। इस तरह की परिस्थितियां जो वर्तमान में पैदा हो रही हैं, उनका डर, उनसे मुक्ति की इच्छा क्या नई रियलिटी को क्रिएट कर रही है। ये दोनों पार्टिकल क्या इंटेंगल्ड हैं? जो भविष्य का वर्जन है उसने इस परिस्थिति को क्रिएट किया इस सपने से जागने के लिए जिस सपने में हम हैं। ये सपना लाइट डार्क डुअलिटी बेस्ड काफी पहले खत्म हो सकता था अगर इस सपने में इसके जो कैरेक्टर हैं लाइट और डार्कनेस और उन दोनों के बीच की जो फील्ड है वो न्यूट्रल रह पाती। लेकिन एनी हाउ इसमें डार्कनेस इतनी डोमिनेंट हो गई जिसने सदियों से लाइट को दबा के रखा, और इससे मुक्ति के रास्ते के लिए क्या भविष्य ने ये परिस्थितियां क्रिएट की जिसकी वजह से हम जाग पाए और एक कोमा में सोती हुई मानवता एक नेक्स्ट लेवल की चेतना को प्रकट कर सके। अधिकांश लोग ये भी कभी सोचते हैं कि इस डुअलिटी का फायदा क्या है, क्यों ये डुअलिटी बनी। ईश्वर परफेक्ट है, ऐसी अगर हम ईश्वर की एक्सप्लेनेशन पूछें शब्दों में ईश्वर को कैसे डिस्क्राइब किया जा सके, ईश्वर परफेक्ट है, ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तो क्वांटम फील्ड सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और परफेक्ट है। लेकिन परफेक्ट है तो फिर वो परफेक्ट इवॉल्व कैसे होगा? परफेक्ट का मतलब तो तभी है कि हर चीज इस समय भी परफेक्ट है, आने वाले समय में भी परफेक्ट होगी, पास में भी परफेक्ट होगी। परफेक्ट इवॉल्व करने के लिए दो भागों में बढ़ता है। दो भागों की इस गेम से परफेक्ट नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व होता है, नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व होता है। तो अब की बार का जो ये गेम जो मोस्ट एक्साइटिंग है, डरावनी भी लगती है, क्या आप इस गेम को भविष्य से प्लान किया हुआ आपका प्लान देख सकते हैं? मानवता एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। ट्रांसह्यूमनिज्म का खतरा उसके सर पे मंडरा रहा है और मोस्ट ऑफ द फेमस साइंटिस्ट जो धरती पे हैं वो इसके बारे में कंसर्न है कि एक स्टेज के बाद इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। धरती की सारी जो पावर हैं वो एक तरफ संग्रहित हैं इस ट्रांसह्यूमनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप रिसेंटली देख सकते हो ट्रम्प, ट्रम्प के एडवाइजर एलन मस्क एंड सो ऑन पूरी धरती पे इंडिया में डिजिटलाइजेशन की और ब्रिक्स कंट्री जो गरीब हैं और जहाँ पे सर्वाइवल इशू हैं उनको डिफरेंट तरीके से इसकी ओर धकेला जा रहा है। इन समय में आप किस तरफ खड़े हो धर्म और अधर्म के बीच में? अगर आपको लगता है कि इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं हो सकता जिसमें ऑर्गेनिक ह्यूमन को चिप और इम्प्लांट्स
और डिजिटल गुलामी की ओर इस हद तक धकेल दिया जाए कि उसके अंदर वापस डिविनिटी का या इस अवेकन होने की संभावना हमेशा के लिए मिट जाए। अगर इससे बड़ा कोई और अधर्म नहीं हो सकता, तो इससे बचाने के लिए या इस समय की जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष में आप क्या बीज डालेंगे अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए? ये चॉइस है, ये फ्री विल का सिद्धांत है, वरदान भी है, अभिशाप भी है। अपनी चॉइस एक्सरसाइज करें एक बार फिर, डीप मनन करके। वो सब लोग एक साथ अपनी कॉन्शियसनेस को लाएं, और एक ऐसी रियलिटी जो कि सिर्फ कुछ जैसे साइंटिस्ट एक भविष्य को देख सकते थे, सेम वे वो कुछ लोग जो धरती के किसी भी हिस्से में हो उसको देख पा रहे हो और उसको महसूस कर पा रहे हो, उनको क्रिएट करने के लिए एक सपोर्ट कम से कम आप दे सकते हैं। अगर नहीं कुछ और कर सकते, अगर नहीं सपोर्ट दे सकते, तो कम से कम उनको रास्ते में बाधा नहीं बन सकते। अपनी एनर्जीज को अगर हम इस समय कर सके, तो मानवता का सबसे बड़ा ये धर्म प्रकट होगा। हम सब महाभारत की गीता से जानते हैं कि जब जब भी अधर्म की ग्लानि होती है, धर्म को प्रकट करने के लिए ईश्वर प्रकट होता है, उसकी चेतना इसको प्रकट करती है। अगर ये सबसे बड़ा अधर्म है, अगर आप मानते हैं, तो आप जानते हैं कि इसका अपोजिट प्रकट होने का समय आ गया है। चॉइस आपके पास है, आप किस तरफ रहते हैं।